हेलो स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल। आज की इस मुलाकात में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का सेशन नंबर 3। यस, तो अभी तक हम इस चैप्टर के 2 सेशंस ले चुके हैं। आज तीसरा सेशन लगाने के बाद हम टोटल 100 क्वेश्चंस लाइक अप्रॉक्स 190 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर के। और सारे के सारे सवाल जो हैं यार वो बड़ी मुश्किल से निकाले गए हैं, मतलब इट्स लाइक वेरी रियली क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, गुड क्वेश्चंस हैं। हे स्मार्ट पीपल, आज हम पहुंच चुके हैं हमारे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के लेक्चर नंबर 3 पे। और आज हम 30 क्वेश्चंस और लगा के इस पूरे चैप्टर के 90 क्वेश्चंस को रैप अप कर रहे होंगे। ये सारे सवाल जो हैं बड़े ही मज़ेदार सवाल निकाले गए हैं, काफ़ी ढूंढ ढांड के, है ना। तो होपफुली आपने इन सवालों को लगाया होगा और जिन्होंने सारे सवाल लगाए हैं उन्हें मज़ा भी बढ़ाया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस मुलाकात को। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस 3000 क्वेश्चन सीरीज़। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। होपफुली आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से अटैम्प्ट करेंगे और फिर इसका आंसर जो है ना तब उसके बाद ही देख रहे हैं, है ना। कोई बदमाशी नहीं। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। कह रहा है इन विच एंजाइम लाइक विच एंजाइम कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो वो कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज, आप जानते हैं सुक्रोज क्या है, आपका एक पॉलीसेकेराइड है, राइट, डाइसेकेराइड है। तो उसमें जो कन्वर्जन होगा वो कौन सा एंजाइम करवाएगा, आपको ये बताना है। बिकॉज एनीवेज हमारा सुक्रोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस या रेस्पिरेशन में एंटर नहीं कर सकता। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट डाउन, राइट। तो कौन है वो? तो होपफुली आपने गेस किया होगा इसका आंसर। आइए सॉल्यूशन पे नज़र डालते हैं। तो आप जानते हैं कि जब सुक्रोज जो है ना वो एंटर करता है सेल के अंदर, लेकिन सेल में एंटर करने से पहले क्या होता है, उस सुक्रोज को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर। अगर ये सेल है तो इस सुक्रोज को कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज इनवर्टेज इनटू ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज में। और फिर ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है या फिर जो ये फ्रक्टोज जो कि सिंपलेस्ट शुगर है, ये सिंपल शुगर जो है ना ये एंटर करने वाली है हमारी ग्लाइकोलिसिस के अंदर आगे जाके। फाइन, तो आप कह सकते हैं आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी विच इज योर इन्वर्टेज इज द करेक्ट आंसर। आइसोमेरेज जो होगा ये ग्लाइकोलिसिस में काम आएगा। हेक्सोकाइनेज जो है ये पहले ही स्टेप में काम आता है ग्लाइकोलिसिस के। और फॉस्फेटेज जो है ये तो आपकी एनर्जी बनाने में काम आता है। फाइन, अगला सवाल कह रहा है फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। गेस करो क्या होगा इसका आंसर। देखें आंसर, चलिए। तो भाई ये जो सवाल है ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में से है, जहाँ पे हम जानते हैं कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में एंटर करते हैं। तो उसका पूरा एक फ्लो चार्ट हमें दिया हुआ है, राइट। तो फ्लो चार्ट हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि यार हमारे पास अगर ग्लूकोज है और उसका ब्रेक डाउन होना है तो वो किस में एंटर करेगा, ग्लाइकोलिसिस में। और ग्लाइकोलिसिस में एंटर करने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे जैसे ही वो एंटर करेगा तो वो इसको पहले हम कन्वर्ट करवाएंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आगे जाके ऐसे कन्वर्ट होते 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 किस में कन्वर्ट होगा आपके लास्ट में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और फाइनली यहाँ पे एल्डोस जो एंजाइम है, एल्डोलेज एंजाइम आके इसे कन्वर्ट करवा देगा 2 कंपाउंड्स में। एक होगा DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक होगा PGAL, है ना, PGAL, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया ग्लूकोज का पूरा पाथवे। इसके बाद आगे ये एंटर करेगा आपके किस में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड से ये एंटर करेगा आपके एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। और फिर क्या होगी आगे जाके, क्रैब साइकिल हो जाएगी। होपफुली आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से, ये एंटर कर जाएगा क्रैब साइकिल के अंदर। फाइन, ये तो होगा ग्लूकोज का पाथवे। सर अगर हमने ग्लूकोज लिया ही नहीं होता, अगर हमने फैट्स लिए होते या लिपिड्स लिया होता, तो इन दैट केस आप जानते हैं फैट या लिपिड्स जो हैं ये ब्रेक डाउन होने वाले हैं किसके अंदर, ये ब्रेक डाउन होते हैं आपके 2 कंपाउंड्स में। एक होगा ग्लिसरॉल, एक होगा फैटी एसिड और एक होगा ग्लिसरॉल, ठीक है। और अगर मान लो ये भी ना लिया होता, हमने अगर प्रोटीन्स लिए होते तो क्या होता, तो अगर हमने प्रोटीन्स लिए होते
तो आपको पता है कि ये ब्रेकडाउन होते हैं आगे जाके, और ये डायरेक्टली कहाँ पे एंटर करेंगे, आपके पायरुविक एसिड के अंदर। तो इनकी एंट्री डायरेक्ट हो जाती है पायरुविक एसिड में, ठीक है। जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड की एंट्री होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, ये आगे जाके ये एंटर कर जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और आपको बाकी को पता ही है। और ये आपका ग्लिसरॉल जो है ये एंटर करेगा डीएचएपी के अंदर। तो ये पूरा पाथवे हमारे पास होता है। और इसमें अगर देखा जाए इन सवालों पे, तो कह रहा है कि फैटी एसिड जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा टू बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे विच इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। तो पायरुविक एसिड में, एसिटाइल कोएंजाइम में, अमाइनो एसिड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में आपको इस हिसाब से बताना है। तो फैटी एसिड्स जो है किसमें होंगे, आपके एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन होंगे, और उसके बाद फिर वो आगे कॉमन पाथवे जो है वो शेयर कर रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। सर इतना सा क्वेश्चन और इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, मतलब इतना सारा लिख दिया, तो यार इसी के ऊपर बेस में कुछ क्वेश्चंस और भी लेके आया हूँ, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए पहले एक काम करते हैं ना, कॉन्सेप्ट को फ्रेश अप कर लेते हैं। तो हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आने वाले सवाल भी आपसे इसी स्लाइड के थ्रू होने वाले हैं। तीसरा सवाल देखो, कह रहा है लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, जो किसे कहते हैं आप, लिंक रिएक्शन को कहते हो, ठीक है, ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही है, आपको ये बताना है। फाइन, तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बाय योरसेल्फ। चलिए, पहला कह रहा है कि मे लिंक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स टू एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट प्रोड्यूस एनी मेटाबॉलिक वाटर फॉर द रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए। क्या आपका कोएंजाइम ए रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है? ऑब्वियसली बात है, जब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से, या आप कह सकते हैं पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ये क्या है, ये आपका एक तरीके से ऑक्सीडेशन है, राइट। ये एक तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन तो हुआ ही नहीं है। तो ये लास्ट में जो लिखा हुआ है तो गलत हो गया, रिड्यूस्ड कोएंजाइम में थोड़ा ना हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। नेक्स्ट करा है कि इट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जस्ट लाइक कार्बोक्सिलेशन ऑफ पार्शियल ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। क्या पार्शियल ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मतलब पायरुविक एसिड का कार्बोक्सिलेशन होता है? नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन है, ये भी गलत है। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट गलत दी हुई है इसने। फर्स्ट कह रहा है कि मे लिंक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड टू एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही बात है ना, कि ये जो है ना लिपिड्स की फॉर्म में ही बात कर रहा है आपका। तो लिंक रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाली होगी पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहीं पे क्या हो रहा है, आपके लिपिड्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं। तो ये बात तो वो मेंशन कर रहा है, बस थोड़ा सा उसने ज़्यादा अंग्रेजी यहाँ पे लिख दी है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक बाकी ऑप्शंस को देख के भी आप इसका आंसर टेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, फोर्थ पे आ जाओ। कह रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ 5 एटीपी, 5 एटीपी बनाने हैं आपको, है ना। 5 एटीपी, हाउ मेनी प्रोटॉन शुड पास थ्रू एफ नॉट पार्ट फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हाँ जी, क्या लगता है आंसर? सोचो सोचो, सोचने से ही कुछ हल निकलता है। तो कह रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ 5 एटीपी हाउ मेनी प्रोटॉन शुड पास थ्रू द एफ नॉट। तो आपको पता है कि यार 3 एटीपी बनते हैं जब आपके कितने एक तरीके से एक एटीपी बनता है जब आपके 2 प्रोटॉन्स पास होते हैं। तो जब 2 प्रोटॉन्स पास होते हैं तो आपका एक एटीपी का जनरेशन होता है एज पर द बुक। हायर लेवल्स कुछ और कहते हैं, मगर बुक के हिसाब से इतना है, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ 5 एटीपी हाउ मेनी प्रोटॉन शुड पास। तो 5 के लिए कितना होगा? तो आपको पता है कि यार एक के लिए 2 मूव करते हैं, है ना, तो 5 के लिए 10 मूव करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। तो 5 एटीपी के लिए कितने मूव करने चाहिए? 10 प्रोटॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए। तो आप सिंपली कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मुश्किल है भाई, सिंपल है भाई। हम जानते हैं ना जो ऑक्सीजोम्स होते हैं उसमें हमारे पास ये होगा, एक होगा एफ नॉट, एक होगा F1। F1 इज एटीपी सिंथेसिस, और यही है जो यहाँ पे जैसे आप प्रोटॉन्स को पास करवाएंगे, 2 प्रोटॉन्स के पास होने से यहाँ पे ये एडीपी को कन्वर्ट कर देगा एटीपी के अंदर। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है ऑड वन आउट। आपको इनमें से कौन सा ऑड है ये ढूंढना है, एंड इट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन। ये ऑप्शंस इसके तगड़े हैं, है ना, तो ध्यान से देख के ध्यान से आंसर लगाना है इसका। देखें 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 देखें, चलो 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 चलो, कहाँ चलो? मेडिकल कॉलेज चलो। चलिए,
तो कह रहा है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप जानते हैं कि जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा इसमें, तो क्या होता है इस टाइम पे आपका एटीपी रिलीज होता है। एडीपी जो है उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होके और क्या होता है इस तरीके से ये होता है। तो ये एक पार्ट है किसका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है कि जब 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो आप जानते हैं जब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड लास्ट स्टेप है, ये 10th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और इसमें भी क्या होता है आपकी एटीपी रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपकी एटीपी का रिलीज हो रहा होगा एडीपी से। फाइन। तो ये भी क्या है, ये भी भाई आपका एक तरीके से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, अगला कह रहा है कि फ्यूमेरिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनेगा तो ये पार्ट है क्रेब्स साइकिल का, और इस दौरान पे क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक डिहाइड्रेशन होता है इस टाइम पे, राइट। सो दिस इज द स्टेप ऑफ व्हाट, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट है जहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने वाला है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये भी पार्ट किसका है, ये भी क्रेब्स साइकिल का पार्ट है। और इस दौरान भी क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो इस टाइम पे भी आपका एक तरीके से जीटीपी बनता है, और जीटीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, तो वो भी एक तरह का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। तो यहाँ पे जो जीडीपी है वो कन्वर्ट होगा जीटीपी में, और इस जीटीपी की मदद से क्या होगा, एक एडीपी जो होगा वो एक एटीपी में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फाइन। तो आप कह सकते हैं कि थर्ड वाला ये जो यहाँ पे ऑड दिख रहा है हमें, विच इज नॉट अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। Saying that during daytime mitochondria of green cell releases more CO2। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, दिन के दौरान जो है ग्रीन सेल की बात कर रहा है, तो यार दिन की बात हो रही है मतलब फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। अब जब फोटोसिंथेसिस की बात है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, हाँ जी। लेकिन सर चैप्टर तो रेस्पिरेशन का है, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, तो यार पागल मत बनो, है ना। इट्स लाइक इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, तो ये फोटो रेस्पिरेशन का सवाल है, मैंने बोल ही दिया, ये फोटो रेस्पिरेशन का सवाल है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के बीच का सवाल है। तो आप जानते हैं कि जब फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्लाइसिन जो है वो सीरीन में कन्वर्ट होता है और वहाँ से एक CO2 रिलीज होता है, राइट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब इस सवाल की मैं ज़्यादा डिटेल दे नहीं सकता बिकॉज वो पूरा प्रोसेस मुझे समझाना पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा कि फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है ना। जो हमारा प्यारा एंजाइम है ना रुबिस्को, वो रुबिस्को जब गलतियां करता है तो अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करता है, वो ये वाला प्रोसेस चलवाता है। तो इस प्रोसेस को चलवाने के लिए उस टाइम पे वो ऑक्सीजन का रिलीज करवाएगा, एटीपी बनेगा, उसको वापस रिलीज कर एक एटीपी खर्च करवा देगा, NADH बनाएगा नहीं, है ना। तो इन दैट केस वो बहुत ही वाहियात प्रोसेस है। कौन चला रहा है उस प्रोसेस को, आपका रुबिस्को एंजाइम चला रहा होता है। तो वो गलती आपने वहाँ सीखी होंगी। तो वेल आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। करेक्ट, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए रिसेंबल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब कि सवाल आपको मैं एक बार समझा दूं फिर आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि यार जब पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है ना, उस दौरान जो जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो इन चारों स्टेप्स में से कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं। मतलब जो जो इसके कन्वर्जन के दौरान होगा वो इन चारों में से किसी एक के कन्वर्जन के दौरान भी होगा, और वो क्या है आपको ये समझाना है, मतलब बताना है। देखिए आंसर, चलिए। तो अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो भाई जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है जब वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा होता है उस दौरान देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं केस 1 की। दया कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर हम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो क्या होता है इस जगह पे, एक तो भाई आपके CO2 रिलीज होती है, इस वजह से डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होगा, डीकार्बोक्सिलेज। दूसरा क्या होता है यहाँ पे आपका NADH भी बनता है, तो NAD+ से क्या होता है NADH का भी फॉर्मेशन होता है। और इस टाइम पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, आपका अल्फा कीटो
ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो ये दोनों ही इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, और यही दोनों इवेंट्स कहाँ होते हैं, जब आपका पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पे भी सेम होता है। और साथ में यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी यूज होती हैं, लाइक आपका टीटीपी, ठीक है, सॉरी टीपीपी। इसके अलावा आपको पता है जिंक यहाँ पे यूज होगा, मैंगनीज यहाँ पे यूज होगा, मतलब कुछ आपके आयंस वगैरह भी यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें जो यहाँ पे हम कर रहे थे वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होने वाली है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे मतलब आप कहोगे कि यार एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जिसमें लैक्टिक एसिड, जिसमें अल्कोहल बन रही है, तो एक तरीके से रेस्पिरेशन होगा ना है उसमें, तो एक ही स्टेप है, उसके बाद और कोई स्टेप ही नहीं बचते हैं, है ना। आप जानते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगी, क्रैप्स साइकिल होगी, ईटीसी होगा। लेकिन बेचारे एनारोबिक को देखो, मस्त आराम से जिंदगी काट रहा है अपनी बैठ के सो के, बस ग्लाइकोलिसिस करना है, ना तो उसे पढ़ाई करनी है, ना उसे खाना बनाना है, ना उसे काम करना है, ना उसको बाहर रहना है। तो इट्स लाइक उसको बस एक ही काम करना है, ग्लाइकोलिसिस। ना क्रैप्स साइकिल वो करेगा, ना ईटीसी वो करवाएगा, ना वो लिंक रिएक्शन करवाएगा, तो मस्त आराम से ना फोकट के जिंदगी काट रहा है वो। तो इट्स लाइक ग्लाइकोलिसिस ही है उसके जीवन में, और है ही कौन बेचारा, और है ही कौन उसके जीवन में, है ना। बट तुम ज़्यादा रिलेट मत करो, तुम अपने सवाल पे वापस आओ। 9th क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी जनरेटेड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म्ड मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। तो भाई आपको रेस्पिरेशन की साइकिल स्टार्ट करनी है ट्रायोस फॉस्फेट के साथ, और अब बताइए कितने एटीपी बनने वाले हैं, कितने एटीपी बनने वाले हैं, सोच लिया। चलो केबीसी नहीं खेल रहे, तुम्हें पूरे 60 सेकंड नहीं मिलने वाले यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक बस मिलेंगे 10 सेकंड, पॉज द वीडियो, 30 सेकंड में आंसर बताओ और आगे बढ़ो, नहीं आता छोड़ दो, सीख लो। चलो ट्रायोस फॉस्फेट की बात की जाए तो कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब भाई बात तो कहानी कहाँ तक पहुँचने वाली है, ईटीसी तक पहुँचने वाली है। गाड़ी घर से निकल गई है तो घर स्कूल पहुँच ही जाएगी। तो कह रहा है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स विल जनरेटेड। तो अगर पहली बात तो इसने फर्स्ट मॉलिक्यूल मतलब एक की बात की है, तो आपको पता है आपके पास अगर एक ट्रायोस फॉस्फेट है, या ट्रायोस फॉस्फेट मतलब ट्रायोस शुगर है, दैट कैन बी योर पीजीएल, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है अगर आपके पास है, तो इसके बाद क्या होता है आपको पता है, इससे पहले वाली जो स्टेप होते हैं ना, वहां पे आपकी 2 एटीपी कंज्यूम हो रखी होती है, मतलब वो खर्च हो जाती है। तो वो 2 एटीपी हमें खर्च करनी नहीं है, बिकॉज साइकिल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दैट केस इसके बाद क्या होगा, जब ये पायरुविक एसिड तक बनेगा तो यहाँ पे 4 एटीपी बन चुकी होंगी, है ना। साथ में आपके 2 NADH, मतलब एक मॉलिक्यूल से तो एक ही बनेगा ना, और 4 भी क्यों बनेगी, 4 बनती है क्या, हाँ। और साथ में क्या होगा यहाँ पे आपका एक NADH बन जाएगा, ठीक है, एक आपका NADH बन जाएगा। तो एक एटीपी वहाँ, 2 एटीपी बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या और था आपके पास, इससे पहले आपके एटीपी खर्च हो रही थी, अब इस बार खर्च नहीं हो रही है, इट्स फॉर लाइक यू आर गेटिंग द एटीपी। यहाँ पे इनफैक्ट 4 ही होंगी, यस, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या मिल गया, आपको एक NADH जो है आपको प्राप्त हो चुका है, ओके। एंड आई एम सॉरी, यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लो, यहाँ पे आपके 2 ही एटीपी बनेंगे, बिकॉज हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल में आपको पता है 2 स्टेप्स में एक एक बार एटीपी निकलती है, तो 2 एटीपी टोटल निकलने वाली है। फिर ये एंटर करेगा क्रैप्स साइकिल में, सॉरी पहले लिंक रिएक्शन में, और किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए में। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी कन्वर्शन के दौरान यहाँ पे वापस से आपका NADH निकलेगा, मगर एक ही मॉलिक्यूल है तो एक ही NADH निकाल देते हैं सर, ठीक है सर। फिर क्या होगा, ये एसिटाइल को एंजाइम ए ये एंटर करेगा क्रैप्स साइकिल में, और क्रैप्स साइकिल में क्या होता है आपको पता है, 3 NADH निकलते हैं। मतलब आगे पूरी कहानी जो है वो सेम होने वाली है एनीवेज। तो आपको पता है कि यार टोटल हमारे पास कितने थे, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ना, बहुत लंबा जा रहे हैं हम। तो अगर देखा जाए तो यार टोटल आपके पास कितने एटीपी बनते थे, 38 एटीपी बनते थे टोटल, आपके 38 एटीपी बनते थे। अब वो 38 एटीपी क्यों बन रहे थे, क्योंकि आपके 2 एटीपी स्टार्टिंग में कंज्यूम हो गए थे, अदरवाइज 40 बनते, वो 2 खर्च हो गए थे हमसे, राइट, अदरवाइज टोटल 40 बनते।
तो जब वो 2 खर्च हो गए हैं, अब वो कह रहा है वो 2 खर्च होने ही नहीं है, बिकॉज आप साइकिल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो इन दैट केस वो 2 एटीपी जो इनिशियली कंज्यूम हुए थे, ये वो 2 एटीपी हैं जो कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस बिटवीन स्टेप फर्स्ट टू 5। पहले से 5वें स्टेप के बीच में जो एटीपी खर्च हुए थे, अब वो खर्च नहीं हो रहे हैं। अगर ये खर्च नहीं हो रहे हैं तो इन दैट केस कितने होंगे? 40 एटीपी हमें मिलने चाहिए इस बार साइकिल में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, अरे क्या दिक्कत है भाई, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 20 एटीपी मतलब ये तो आपके 2 मॉलिक्यूल्स के लिए है ना, फॉर 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल 1 ग्लूकोज के लिए। अभी हम 1 ग्लूकोज तो ना काउंट कर रहे हैं, अब हम कितना काउंट कर रहे हैं? अभी तो हम काउंट कर रहे हैं आपके ट्राइओस, मतलब आधा कर दो आप उसको, 3 शुगर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपके पास टोटल कितना होगा? टोटल आपके पास 20 एटीपी यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। 4 ट्राइओस फॉस्फेट, तो कितना होगा? 20 एटीपी आपको मिल जाएंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस सवाल में हमने थोड़ा ज़्यादा समय लगा दिया, बट इट्स फाइन, कुछ सीख रहे थे हम, ठीक है। कह रहा है सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन डू नॉट इन्वॉल्व। इन सब स्टेप में से जो एरोबिक रेस्पिरेशन उनमें से कौन सा स्टेप नहीं आता, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस को पहले आप पढ़ लो और फिर आप इन पे जाना, इंस्टेड ऑफ कि आप पहले ये पढ़ना स्टार्ट करो फिर आप ऑप्शंस पे आओगे, है ना। ट्राई करो एक बार। हो गया हो, चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो, तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो भाई ऑप्शन ना, अगर हम मैच करें तो यार ए सी जी जी बी ई जी और डी ई एफ। तो देखो मोस्टली ऑप्शंस में जी जी आ रहा है, मतलब पहले मैं जी ही चेक कर लेता हूँ। तो जाइमेज और न्यूक्लियस क्या आपका चेक होता है? ये इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं होता है एनीवेज, तो सर इन्वॉल्व ही नहीं होता, हटा दो इसको, सॉरी, है ना। ये तो इन्वॉल्व ही नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जी तो ऑप्शन में आना ही चाहिए। फिर बात कर रहा है वो ए के बारे में, ए चेक करते हैं या बी चेक कर लो। तो बी कह रहा है रिडक्शन ऑफ NAD मॉलिक्यूल। क्या NAD प्लस का NADH के अंदर रिडक्शन होता है क्या? हाँ जी सर होता है, तो मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट कह रहा है कि ACG, ए वाला चेक कर लो, गैशियस एक्सचेंज होता है क्या? होता है। अगर आपको भी डाउट है ना कि सर मतलब पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, डाइसी हूँ, नेक्स्ट चेक कर लो, सी वाला चेक कर लो। कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ FADH। क्या FADH मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है? होता है। जब ETC में हम जाते हैं तो सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास क्या होता है? हम FADH, ये FADH2 है, ठीक है, हम वहाँ पे FADH2 को कन्वर्ट करवाते हैं FAD प्लस में, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ऑक्सीडेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी होता ही है। तो इन दैट केस ओनली बचता क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, विच इज द करेक्ट आंसर। हो गया। तो सवाल दिखने में चाहे कितना ही बड़ा था, लेकिन करने में समय नहीं लगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा ना स्मार्टली खेला। हमने चेक कर लिया कि भाई यहाँ पे आपके पास ए आ रहा है तो ए चेक कर लो, है ना। यहाँ पे आपके पास जी तो है ही सब में, तो जी तो होगा ही होगा आंसर। बाकी इसका बी चेक कर लो, इसका ए चेक कर लो और इसका डी चेक कर लो। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, क्यों सारे ऑप्शंस पढ़ना, फिर ऑप्शंस नीचे आना, फिर वापस ऊपर जाना, है ना, क्यों खामाखाई खिचड़ी बनानी है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखो, कह रहा है एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन द माइटोकॉन्ड्रियल ETC हैड बोथ कॉपर एंड आयरन। ये तो भाई आंख बंद करने वाला सवाल है। कॉपर आयरन जो है वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर, राइट। नेक्स्ट 12th, कह रहा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर प्रोटीन्स। तो हमने सबके याद किए हैं, प्रोटीन का कितना होता है ना, एसिड्स का कितना होता है, फैट का कितना होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है। बाकी हमने इनफाइनाइट जीरो भी देख लिया था एक बार को। बाकी चलिए देखते हैं अब क्या होगा इसका आंसर। ट्राई किया ना, तो फैट के लिए कितना होता है आपके पास? 0.7, प्रोटीन्स के लिए कितना होता है? 0.9, कार्ब्स के लिए कितना होता है? 1, एसिड्स के लिए कितना होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स मोर देन 1। फाइन, सिंपल है। कार्ब्स के लिए इतना हो गया और इसके लिए लेस देन 1 होगा, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये बात कर रहा है प्रोटीन्स की, तो कितना होगा? 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट 13, saying read the following statement having the two blanks dash carries out facilitate diffusion of dash to generate 1 ATP in mitochondria। तो एक ATP को बनाने के लिए आप कितने प्रोटॉन्स का ट्रांसफर करवाते हो, पहले ये सोच लो। अब ये सवाल ना कुछ बच्चों में, या ये सवाल सच में कॉन्ट्राडिक्टरी बन सकता है, बिकॉज पहले NCERT 4 प्रोटॉन कहती थी, फिर वो 2 कहती है, फिर 2 4 कहती है, वापस डायग्राम में डायग्राम अलग चल रहा है, थ्योरी अलग चल रही है, तो बच्चे
मर जाएंगे बच्चे, है ना। तो इन दैट केस कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो इट्स लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, एनटीए के आंसर्स को बार बार मैच करोगे, तो इन दैट केस यू रियलाइज कि यार एनटीए 2 प्रोटॉन्स को ही लेके चल रही है एनटीए के फाइनल एग्जामिनेशन में। दूसरी बात, ये जो सवाल जब लगते हैं ना, तो वैसे तो ये सवाल एनटीए को भी पता है कि यार थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है, तो वो भी इस सवाल पे मतलब नीट में देने से वो थोड़ा डरेगी इसको, ठीक है। तो वैसी बात है कि डरता तो कोई किसी क्या ही डरेगी वो बच्चों से, तो है ना। तो बट इन दैट केस एनीवेज ऐसे सवाल आने के बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी खुद कॉन्ट्राडिक्टरी में चल रही होती है ना। तो इन दैट केस आप ज़्यादा टेंशन मत लो इसके बारे में। आपको अगर सवाल आता भी है तो आप इन दैट केस 2 प्रोटॉन्स को लेके आएंगे यहाँ पे, और आप कह सकते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स, है ना, कैनाल्स होती हैं, विच इज़ योर F0। तो F0 जो है उसके थ्रू पास होके 2 प्रोटॉन्स के पास होने पे आपको 1 एटीपी मिलता है। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। तो बोल रहा है हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ओनली इफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ऑक्साइड्स कंप्लीटली। तो इस क्वेश्चन में कुछ बातें कही गई है। पहली बात तो ये कह रहा है कि कितने एटीपीज इस्तेमाल होंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसने पहला बात कह दी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको बताना है, और दूसरा कह रहा है कि वो जो एटीपी बन रहे हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनने चाहिए, राइट। तो अगर देखा जाए इस सवाल में तो हम जानते हैं, आप पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। देखो पहली बात आपको पता है एटीपी जो है वो आपके ग्लाइकोलिसिस में बनेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, या फिर वो बनने वाला है क्रेब्स साइकिल के अंदर, है ना। और आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस तो होता नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सब बात कर रहा है क्रेब्स साइकिल की। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको पता है कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में, तो इस दौरान क्या होता है कि आपका एक जीडीपी जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट होता है जीटीपी के अंदर। और इस जीटीपी को इस्तेमाल करके एक एडीपी जो होता है वो कन्वर्ट होता है एक एटीपी के अंदर। तो इस तरीके से हमें एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी मिल रहा होता है ना। तो अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बात कर रहा है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास, तो ओवरऑल कितने एटीपी हमें मिलने चाहिए। ऑब्वियसली सर, अगर हमें एक पायरुवेट से अगर एक एटीपी मिल रहा है तो ओवरऑल हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 एटीपी जो है वो नेट में मिल रहे होंगे। एंड दीज एटीपीज आर गोइंग टू बी इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज हम कह सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो है बन रहे हैं। दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, करेंट माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। तो ये ईटीसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन जो होता है इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो जो यूबिक्विनोन एक तरीके से क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब क्या है कि अगर को यूबिक्विनोन था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो गया है, UbH2 या फिर UqH2, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस विल बी नाउ टर्म्ड एज रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है। अब कह रहा है कि रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन इज ऑक्सीडाइज। अब जब ये वापस से ऑक्सीडाइज होगा, मतलब वापस से कन्वर्ट होगा यूबिक्विनोन के अंदर, और यहाँ से क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस से निकलने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ। तो ये कौन से वाले कॉम्प्लेक्स की मदद से ऐसा पॉसिबल होता है या कहाँ पे होता है ये। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट तो हम जानते हैं जहाँ पे आपका FES आएगा या फिर आपका FMN आएगा। सेकंड वाला यूज ही नहीं होता। तीसरा वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, जहाँ पे आप जिसे आप कॉम्प्लेक्स BC1 भी कहते हैं, राइट। तो जहाँ पे आपके पास साइटोक्रोम B होगा, ऊपर साइटोक्रोम C1 होगा, और कहीं बीच में क्या होगा, यूबिक्विनोन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा यूबिक्विनॉल के अंदर, है ना। तो इस तरीके से जो है ये कन्वर्जन इस जगह पे जो है हो रहा होता है। डन। यूबिक्विनॉल H2 और वापस कन्वर्जन इसमें यहाँ पे होगा। तो ये वाला है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो ये वो साइट है जहाँ पे ये सारा कुछ होने वाला है, या फिर जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन है वो कन्वर्ट होगा आपके या वो ऑक्सीडाइज जो है होने वाला है। फाइन। तो सवाल इजी था, इस जस्ट कि आपको याद होना चाहिए कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ किस चीज़ से बना होता है और क्या किस चीज़ में रोल प्ले कर रहा है। फाइन।
नेक्स्ट, बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द, CO2 है, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया बट आउटसाइड द TCA। माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए लेकिन TCA से बाहर होना चाहिए। TCA से बाहर मतलब क्रेब्स साइकिल से बाहर होना चाहिए। सोचो, ट्राई द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एरोबिक की बात कर रहा है मतलब ETC VT सब कुछ होने वाला है आगे जाके। सो हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया बट आउटसाइड द TCA। तो बचता क्या है हमारे पास, बचती है हमारे पास लिंक रिएक्शन। तो बताओ लिंक रिएक्शन में जब हमारे पास पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है, इस दौरान हम देखते हैं कि एक CO2 जो है रिलीज होती है और साथ में एक NAD प्लस जो होता है वो कन्वर्ट होता है NADH के अंदर। फाइन, तो आपको पता है कि एक पायरुविक एसिड से एक CO2 निकलेगी तो दो पायरुविक एसिड से आपकी दो CO2 वहाँ पे निकल रही होंगी, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज में आपके दो होंगे ना पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। तो एनीवेज क्या आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर A विच इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे। डन है, हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 सेइंग पेसमेकर एंजाइम। तो EMP या फिर ग्लाइकोलिसिस में हम पेसमेकर किसे कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस में पेसमेकर जो है वो किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है इस सवाल के अंदर। तो देखा जाए तो यहाँ पे दो सवाल काफ़ी फेमस बनते हैं। एक होता है कि एंजाइम जितने भी रिएक्शंस हो रही है उस रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, राइट। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक तरीके से रिएक्शन कंट्रोलिंग स्टेप्स होते हैं। और दूसरा पेसमेकर पे सवाल आता है। तो ध्यान रखना है कि यार जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें पेसमेकर की तरह काम करने वाला जो एंजाइम है वो तो होगा आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है ये काम करेगा जो आपके आई थिंक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। फाइन, हाँ जी, तो ये कन्वर्ट क्या करेगा, ये करेगा आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फाइन, तो ये हो गया इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसी एक सवाल यहाँ पे बनता है कि बताओ एंजाइम कंट्रोलिंग कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो रिएक्शन कंट्रोलिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो होता है पहला वाला, थर्ड वाला और 10th वाला। ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरी रिएक्शंस जो है या ग्लाइकोलिसिस जो है उसे कंट्रोल किया जाता है। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी वाली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो अपने माइंड में डिवाइस मारो, क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलिसिस में कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट बनते हैं और कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होता है। पहले अटैम्प्ट देखें साथ में, चलिए। तो अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि 1,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड जब कन्वर्ट होगा 1,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड के अंदर, तो इस दौरान आपको पता है NADH निकलता है और NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, आपके बेसिकली NADH के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड जो है वो इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन का रिमूवल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होते हैं जिनका यूज़ करके आपका NAD प्लस जो है NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट होता है NADH के अंदर, ठीक है। ये तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका, ठीक है। सेकंड देखें तो 1,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और नेक्स्ट है पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा इस टाइम पे भी क्या होती है, NADH बनता है। इसमें भी क्या होता है, NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH के अंदर, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। लास्ट जब मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर उस टाइम पे भी क्या होता है, सेम रिएक्शन, वहाँ पे भी आपका NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट होता है NADH के अंदर। तो एक्सेप्ट सेकंड वन, बाकी सब में क्या होने वाला है आपका, बाकी सब में एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया, चलिए। तो इस बात को ध्यान रखना आप कि जब भी NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट होगा, NADH कह लो या NADH2 कह लो या फिर NADH प्लस H प्लस कह लो, तीनों एक ही बात होती है।
ठीक है, ऑल थ्री आर द स्टैंड्स फॉर द सेम मीनिंग। और यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस को आप कहोगे रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो होने वाला है। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। करेक्ट ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन सुक्रोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज है तो हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड बाय द FADH2 ऑफ क्रेब्स साइकिल, कितने एटीपी बनेंगे। तो एक हिंट मैं दे रहा हूँ, बाकी सवाल तो ईजी है ना, आप लगा सकते हैं। तो FADH2 है वो आपको कितने एटीपी देता है, आप पहले ये सोच लो। हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड बाय FADH अगर सुक्रोज मॉलिक्यूल है, तो हम जानते हैं कि सर एक FADH हमें 2 एटीपी देता है। ओके, तो अगर एक FADH हमें 2 एटीपी देने वाला है और हमारे पास कितने मतलब एक तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास सुक्रोज मॉलिक्यूल है, मतलब कि 2 ग्लूकोज आप मान लीजिए। फाइन, तो आपको पता है कि जब एक ग्लूकोज होता है तो हमारे पास 2 FADH बनते हैं। तो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा तो कितने बनेंगे, 2 FADH2 बनते हैं, जिससे हमें 4 ATP मिलने वाली होती है। लेकिन अभी बात कर रहा है सुक्रोज की, तो हम कह सकते हैं फॉर 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास कितने होंगे, 4 FADH बनेंगे। तो हमारे पास कितनी बननी चाहिए, 16 नहीं 8, तो हमारे पास 8 बनने वाले हैं, 8 ATP जो है वो यहाँ पे बनने चाहिए। फाइन, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिक सी बस कैलकुलेशन थी इस सवाल में, एंड जस्ट कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जो FADH है वो कितने ATP देता है और NADH कितने ATP देता है। फाइन, नेक्स्ट, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल लिबरेटेड ड्यूरिंग द कॉमन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इज। तो कॉमन पाथवे की बात कर रहा है ये बात कर रहा है कॉमन पाथवे की। और कॉमन पाथवे क्या होता है हमारे पास, जो आपके एरोबिक अनएरोबिक दोनों में सेम होगा, कॉमन होगा, दैट्स गोइंग टू बी योर ओनली ऑन ग्लाइकोलिसिस, दैट्स गोइंग टू बी ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो अगर बात की जाए नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल लिबरेटेड ड्यूरिंग द कॉमन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इज, सो लगाओ खुद से। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को रीड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आंसर्स को देखना। पहले क्वेश्चन ठीक से समझ लो। कह रहा है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल लिबरेटेड ड्यूरिंग द कॉमन पाथवे, मतलब ग्लाइकोलिसिस में निकलने वाले जो CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस होते हैं एज कंपेयर टू लिंक रिएक्शन, ज़्यादा होते हैं, इक्वल होते हैं, या क्या होते हैं। तो यार सिंपल सी बात है कि ग्लाइकोलिसिस में तो CO2 निकलता ही नहीं है, इट जस्ट कि वहाँ पे 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में टूट जाते हैं। तो सर ऑब्वियसली अगर आपके ग्लाइकोलिसिस में 0 CO2 बाहर निकल रहे हैं तो वो तो हमेशा लेस ही होगा ना वैसे किसी भी कंपाउंड से। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। फाइन, बिकॉज हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है जिसको आप कॉमन पाथवे कह रहे हैं, यहाँ पे कितने एटीपी बनेंगे, कितने CO2 निकलेंगे, यहाँ पे 0 CO2 निकलने वाले हैं। और हम जानते हैं कि जो लिंक रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास 2 CO2 निकल जाते हैं, है ना, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। डन, चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं। तो सवाल लगाने के बाद अपनी गलती को एनालाइज करने के बाद अपना समझ रहे होंगे कि यार सवाल तो हैं आसान, इट्स जस्ट कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा, बिकॉज सवाल सारे आसान होते हैं, इट्स जस्ट कि आपका कॉन्सेप्ट कितना किस जगह पे है, वो पानी में डूबा हुआ है या फिर आसमान छू रहा है, उस बेसिस पे फ़र्क पड़ता है। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज सब्जेक्टेड टू अनएरोबिक ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म द एल्कोहल, then there are like gain of 4 ATP, loss of 3 ATP, loss of 6 ATP या फिर gain of 8 ATP। तो गेन तो एनीवेज नहीं होने वाला। फाइन, अब सोचो क्या होना चाहिए। हाँ जी, जब एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है ना इज सब्जेक्टेड टू एन अनएरोबिक ऑक्सीडेशन, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहा है और क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है, तो बताओ क्या होगा। देखें आंसर, आई नो बहुत अच्छे सवालों को गलत करने वाले हैं बिकॉज वो किसी और दिशा में सोच लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको पता है कि जब आपके पास पायरुविक एसिड होगा और इसे कन्वर्ट कराया जाएगा एल्डिहाइड में, फिर उसके बाद अल्कोहल में या इथेनॉल में, दैट इज C2H5OH, और साथ में आपको पता है कि CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी और आपके पास 2 ATP यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, अब 2 ATP तो सर बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ में आपको पता है जहाँ पे क्या और क्या बनता है, तो इस जगह पे आपको पता है एक NADH भी बन रहा होता है फ्रॉम NAD+। लेकिन
फर्मेंटेशन में बनने वाली जो NADH के द्वारा बनने वाली एनर्जी होती है वो वापस से फर्मेंटेशन में ही यूटिलाइज हो जाती है। तो इसी वाले NADH को ले जाया जाएगा किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस में इस ही वाले NADH को तोड़ के NAD+ में कन्वर्ट करेंगे। जिस NAD+ को वापस से यहाँ पे लेके आएंगे तो ये वापस गोल 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 घूम के ना क्या करेगी, यूटिलाइज होती रहेगी। तो एनीवेज इस वाले एनर्जी को हम काउंट ही नहीं करेंगे, है ना। अब मान लो अगर ये अनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन होता, तो वहाँ पे ये वाली एनर्जी भी हमें मिल रही होती। अब ये एनर्जी नहीं मिल पा रही है हमें, दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि अगर एक NADH का लॉस हुआ है इसका मतलब 3 ATP का लॉस हो गया। इसका मतलब हमें 3 ATP का लॉस हो गया जो हमें मिल सकती थी मगर फिर भी नहीं मिल रहा, एंड दैट इज द रीजन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कमेंट में किन किन बच्चों ने इस डायरेक्शन में इस सवाल को सोचा होगा, है ना। तो इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। 20 सेकेंड कह रहे हैं व्हेन ट्राइपैल्मिटिन इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो इन दैट केस इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा, इन चारों में से क्या सही होगा। अब नाउ सर ये पैल्मिटिन क्या होता है, तो मैं आपको बस इतना हिंट दे सकता हूँ कि पैल्मिटिन जो है वो एक तरह का फैटी एसिड है, ठीक है। जब बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं तो इट्स लाइक व्हाट इज ट्राई पैल्मिटिन, इट्स अ काइंड ऑफ अ फैटी एसिड। ओके सर, अगर ये फैटी एसिड है तो हम जानते हैं कि फैटी एसिड के लिए या फैट्स के लिए या लिपिड्स के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू आती है 0.7, या आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। और लेस देन 1 होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास RQ जो है वो हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। फाइन। तो आपको पता है कि अगर वैल्यू जो है 1 से छोटी लेके आनी है तो इन दैट केस आपका वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू CO2 जो है लिबरेट आउट हो रहा है। तो द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज इज लेस देन द O2 कंज्यूम। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका जो CO2 बन रही है वो कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी जाके आपका आउटपुट जो है वो छोटा आने वाला है। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं 23rd क्वेश्चन। ये जिस मैंने बुक में से उठा लिया है ना, बिकॉज आई लाइक दिस क्वेश्चन। कह रहा है पायरुविक एसिड जो है वो जब पायरुविक एसिड जो है वो किसी कंपाउंड में बन रहा होता है ना, तो ए और बी कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, वो हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल, ठीक है, लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक हिंट दिया है कि यार ये हो कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और साइटोप्लाज्म में ही अगर ये होने वाला है तो इन दैट केस फिर एक तरीके से क्या नहीं हो सकता, एसिटाइल कोएंजाइम में तो हो नहीं सकता बिकॉज वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। चलो पढ़ते हैं कोई नहीं क्वेश्चन को आगे। और H2O भी वैसे नहीं हो सकता, H2 का भी बनता ही नहीं है, तो इसको तो वैसे ही काट दो, ठीक है। लास्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए भी नहीं होगा। अब बात कर रहा है कि NADH2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, NAD+ में कन्वर्ट होगा, राइट, ऑब्वियसली। तो ए क्या होगा और बी क्या होगा आपको बताना है, ए क्या होगा और बी क्या होगा। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार लैक्टिक एसिड जब बन रहा होता है ना पायरुविक एसिड से, तो उस टाइम पे CO2 रिलीज नहीं होती है, सिर्फ इथेनॉल के बनने पे CO2 रिलीज होती है, लैक्टिक एसिड के बनने पे CO2 रिलीज नहीं होती, बिकॉज लैक्टिक एसिड जो है ना वो अपने आप में ही 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, और पायरुविक एसिड भी कितना है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, राइट। तो इतना कुछ सोच समझ के हमें आंसर तो ऐसे मिल चुका है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बिकॉज अगर लैक्टिक एसिड होगा तो अगर आपका ए लैक्टिक एसिड है तो फिर बी CO2 नहीं हो सकती, सिर्फ इथेनॉल ही होगा जब आपकी CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही होगी। फाइन, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन है। 24th कह रहे हैं नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन रिस्पेक्टिवली इन द क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में कितना डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कितना आपके पास एनर्जी बनेगा, है ना। आपको पता है डिहाइड्रोजनेशन में हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की एनर्जी को काउंट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट दैट उसको छोड़ के बाकी जो एनर्जी बनने वाली है फिर चाहे वो आपकी NADH की फॉर्म में हो या फिर FADH2 की फॉर्म में हो, उसे काउंट कर लेंगे। और बात कर रहा है डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कि कितनी CO2, है ना। आपको ये बताना है, इस डेटा को आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू क्रैब साइकिल। ईजी है,
क्रैब साइकिल अगर आपको याद है या उनके इवन प्रोडक्ट्स भी अगर आपको याद है ना, तो भी ये सवाल बन जाएगा हमसे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 3 NADH बन रहे होते हैं। किसने के लिए पूछा इसने? अच्छा, दिया ही नहीं है इसने। तो वेल हम जानते हैं कि 3 आपके पास NADH बन रहे होते हैं और एक FADH बन रहा होता है ना। एक FADH और 3 NADH बन रहा होता है जब आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है और CO2 कितने, 2 CO2 निकल जाते हैं। तो ऑब्वियसली या तो 4:2 का रेशो होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि 6 मॉलिक्यूल इसके, 2 इसके, तो 8:4 का होना चाहिए। मतलब रेशो वही आ रहा है। तो एनीवेज यहाँ पे 8 के रिस्पेक्ट में कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि 4:2 जो है वो रेशो आना चाहिए। एंड दैट्स अगेन वी गॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अरे ठीक है, तो 4:2 आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगी और आपकी डिहाइड्रोजनेशन मतलब कि एक तरीके से NADH जो है वो NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा, NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो रहा होगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी 4 मॉलिक्यूल्स। फाइन। 25 देखो, कह रहा है द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में इज अंडर सर्टेन कंट्रोल। तो द मेजर स्टेप्स आर, तो बताओ ग्लाइकोलिसिस में वही पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्टेप या रिएक्शन कंट्रोलिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो आपको बताना है रिएक्शन कंट्रोलिंग स्टेप्स कौन कौन से हैं इन ग्लाइकोलिसिस। तो मैंने अभी जस्ट कुछ 1-2 सवाल पहले ही मैंने रिपीट किया था आपको, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपका स्टेप कंट्रोलिंग या रिएक्शन कंट्रोलिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट स्टेप, एक होता है थर्ड स्टेप, एंड एक होता है आपका 10th स्टेप। और इसमें अगर आपको एक और चीज़ आप कॉमन ढूंढने जाए ना, तो आपको मिलेगा कि ये तीनों ही स्टेप्स कैसे हैं, इरिवर्सिबल हैं। फाइन। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास पहला स्टेप क्या था, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप जानते हैं थर्ड स्टेप कौन सा होता है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इस दौरान क्या होता है, ये आपका एक रेट का लाइक रिएक्शन या कंट्रोलिंग स्टेप है आपका, ठीक है। बाकी ये देखा जाए, और 10th स्टेप कौन सा होता है, जब आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन रहा होगा, वो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया होगा। तो एनीवेज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26, सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में कौन सा वाला एंजाइम इस्तेमाल होता है। चलो इसका आंसर तो अभी देखेंगे, मगर मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिख रही है मुझे, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ जो एनीवेज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, कि भाई ये वाला एंजाइम इकलौता ऐसा एंजाइम है जो आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है। बाकी सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। तो अब आते हैं सवाल पे वापस, कह रहा है फर्मेंटेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको पता है कि फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है फ्रॉम पायरुविक एसिड, एंड दैट इज वाई हम कह सकते हैं, अच्छा मतलब एनर्जी भी बन रही है वैसे तो वहाँ पे। तो इन दैट केस अगर पायरुविक एसिड है, हमें नहीं पता रिजल्ट क्या है, इसने सिर्फ फर्मेंटेशन लिख के दिया है हमें। तो अगर कोई लैक्टिक एसिड होगा तो भाई CO2 नहीं निकलेगी, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होने वाला। अगर को बस लैक्टिक एसिड हो गया, और दूसरा क्या बन सकता है, या फिर बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल बनेगा तो CO2 निकलेगी, ये नहीं होगा तो फिर CO2 नहीं निकलने वाली। तो इन दैट केस हम कार्बोक्सिलेज एंजाइम को लेके शॉर्ट नहीं है इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन हाँ दोनों ही स्टेप्स में हम जानते हैं कि NADH तो निकलने वाला है। तो जो NAD प्लस है वो कन्वर्ट होगा NADH में, हालांकि हम जानते हैं आगे जाके वापस से वो रीयूज हो जाएगा, लेकिन एनीवेज ऑप्शन नंबर विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो एज ऑफ नाउ हम क्या मान के चलेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर मान के चलेंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस थोड़े से लंबे हैं लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। तो कौन सी इनकरेक्ट है, देखें। ओके, तो फर्मेंटेशन में ही कह रहा है कि आपके पास NADH जो होगा क्या वो रीऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD प्लस में, या फिर इट इन्वॉल्व लेस देन 7%। तो ये बात तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड NADH जो बना है ना, क्या वो वापस से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी सही बात है। अब यहाँ पे वो यहाँ घुमा सकता है कि ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिख देगा, तो आपको एनीवेज पता होना चाहिए कि जब हमारे पास क्या होगा
when we have this NAD plus and we are converting it into NADH, it's called as reduction. और जब इसे वापस लेके आएंगे हम तो it's called as reoxidation. It will be called as reoxidation. फाइन, तो ये बात तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दोराहा नहीं है. अब कह रहा है कि तीसरा, इट डज नॉट इन्वॉल्व द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. क्या इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता? हाँ, नहीं हो रहा होता, बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. और नेक्स्ट कह रहा है कि इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन डीकार्बोक्सिलेशन इज फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ NAD. तो NAD के रिडक्शन के बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऐसा नहीं होता. फाइन, लास्ट स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पे गलत हो जाएगी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 28 देखो, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम द पाथ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉमन इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. तो फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, पहले तो देखो इन तीनों में कॉमन चीज क्या थी? कॉमन, ये तीनों का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये कॉमनली कहाँ जाके मिलने वाले हैं? सोचा, अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे सवाल एक स्टार्टिंग में किया था जहाँ मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये पूरा फ्लो चार्ट काम आने वाला है. तो आप देख पा रहे हैं कि यार फैटी एसिड भी, ग्लूकोज भी और प्रोटीन्स भी, ये तीनों के लिए कॉमन जगह क्या है जहाँ पे तीनों मिल जाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम, ये ए जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब मिल रहे हैं, मतलब लिंक रिएक्शन हो चुका है. अब आपको काउंट करना है सिर्फ और सिर्फ क्रैब साइकिल के लिए. यू जस्ट हैव टू काउंट फॉर द क्रैब साइकिल, है ना. तो अगर क्रैब साइकिल के लिए हमें सिर्फ काउंट करना है इस सवाल के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है, तो इन दैट केस हम जानते हैं कि कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, मतलब SLP से हमें क्रैब साइकिल के अंदर बताओ कितने ATP मिलते हैं. तो वैसी बात है, एक मॉलिक्यूल से एक मिलता है, दो मॉलिक्यूल से दो मिलेंगे. इसने कितने की बात करी है? मेंशन नहीं किया ना, तो हम तो पूरे लेके चलेंगे, तो 2 ATP लेके चलेंगे यहाँ पे. ठीक है, 2 ATP हम यहाँ पे लेके चलेंगे. अब सवाल पढ़ते हैं वापस से. तो कह रहा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन from the pathway of aerobic respiration in mitochondria which is common in breakdown of fat, proteins and this. तो बचती सिर्फ क्रैब साइकिल है जिसमें आपका एक ATP बनेगा, दो नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा, बिकॉज एनीवेज वहाँ पे क्या होता है, आपका GTP जो होता है ना वो कन्वर्ट हो रहा होता है इसके अंदर. तो एनीवेज द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर C. फाइन, 29 क्वेश्चन देखो. सेइंग विच इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ऑफ ETC इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मतलब इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, और वो मोबाइल है. तो बताओ, ये तो हमें पढ़ते ही कीवर्ड आ गया समझ में कि भाई मोबाइल कैरियर की बात कर रहा हूँ. मोबाइल कैरियर कौन होता है? अगर हमारे पास ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इस इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, देन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ. यहाँ क्या होगा? नीचे मैट्रिक्स होगा. ठीक है, ये क्या होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये होगा आउटर साइड या माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो जाएगा. अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है ना, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ है, इसके बीच में मिलते हैं हमें एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम C. साइटोक्रोम C है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4. ये NCERT की एज इट इज लाइन है, राइट. तो इट्स अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. फाइन, तो कहते हैं ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर विच इज साइटोक्रोम C. अच्छा, इससे पहले वाले में साइटोक्रोम C1 होता है, तो C1 और C में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. ठीक है, नेक्स्ट आखिरी सवाल देखो. कह रहा है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ATP सिंथेस. तो ATP सिंथेस मतलब कि ये ऑक्सीजोन की बात कर रहा है. कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है. तो इट इन्वॉल्व एन ATP सिंथेसिस एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सही बात है. It is present on the outer membrane of mitochondria. It is present in F0 या breakdown of proton gradient precedes the activation of ATP synthase. So I think fourth one seems to be more correct, है ना. प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो टूटेगा, उसकी वजह से क्या होगा? प्रोटॉन नीचे आएंगे एंड दैट इज हाउ ये जो ऑक्सीजोम है वो इस
पेरीमेट्रियल स्पेस में से प्रोटॉन्स को खींच के लाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका F0, ये हो जाएगा आपका F1, और यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे आपका एक ATP जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा। फाइन, वो कन्वर्ट हो रहा होगा और दो प्रोटॉन्स इसकी वजह से होगा। तो एक ऐसे आप कह सकते हो कि ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना हुआ था वो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP सिंथेसिस की मदद से आपके ATP बन रहे हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 4 इज अ बेस्ट आंसर टू से हियर। फाइन, तो शेव वी कंप्लीट ऑल द 30 क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन, और इस तरीके से हमने इस चैप्टर के टोटल 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। फाइन, तो नेक्स्ट मुलाकात में उठाएंगे एक और नया चैप्टर, एंड इफ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक फ्रॉम मी, मेक श्योर टू सर्च इट ऑन यूट्यूब लक्ष्य सर विद दिस टॉपिक नेम, और आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। एंड विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तार मर गई।